ईरान को 4 साल में लगे 4 बड़े झटके से जुड़ी हुई यह खबर है। 4 साल में ईरान के 4 टॉप लीडर्स की मौत हुई है। सुलेमानी, फखरीजादे, जाहेदी और रईसी की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर है जहां पर 4 टॉप लीडर्स के खात्मे को लेकर ये बड़ा अपडेट है, जहां पर ईरान को 4 साल में 4 बड़े झटके लगे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल रईसी की मौत के बाद ये उठ रहा है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं या ये केवल एक हादसा है। इसकी जांच होगी तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपके सामने ये है कि ईरान को 4 साल में 4 बड़े झटके लगे हैं। 4 साल में ईरान के दरअसल 4 टॉप लीडर्स की मौत हुई है। और अभी जो ताज़ा वाकया सामने आया है उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अगला कदम ईरान का क्या होगा इस पूरे मामले में। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है, ईरान की टॉप लीडरशिप के पीछे कौन पड़ा है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे 4 साल में ईरानी टॉप लीडरशिप बारी बारी से खत्म हो गई। 4 साल 4 टॉप लीडर्स खत्म हो जाते हैं। पहली तारीख याद कीजिए 3 जनवरी 2020 की, जब पहला बड़ा दर्द झेलना पड़ा था ईरान को। कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी, ईरानी सेना के जनरल, ड्रोन अटैक में इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 20 सितंबर 2021 मोहसिन फखरीजादे, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इतना बड़ा वैज्ञानिक ईरान का मार दिया जाता है। 1 अप्रैल 2024 मोहम्मद रजा जाहेदी, टॉप कमांडर ईरानी सेना के, एयर स्ट्राइक में इनकी जान ले ली जाती है। और 19 मई 2024 कल का दिन इब्राहिम रईसी, सीधे राष्ट्रपति ईरान के, उन पर क्या निशाना साधा गया है, क्या उनकी भी हत्या की गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है उनके हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर पुष्पेश पंत हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि देखिए एक हेलीकॉप्टर तो था नहीं जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, उनके आगे और पीछे 2 हेलीकॉप्टर्स और चल रहे थे। ऐसे में मौसम खराब होने की ये जो बात की जा रही है, इस पर कैसे भरोसा किया जाए? क्योंकि मौसम खराब होता तो बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स के लिए भी होता। ये तीसरा हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति अपने विदेश मंत्री के साथ बैठे थे, वही क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। इसमें 2-3 पॉइंट मैं फटाफट बताता हूँ। पहली बात तो जब भी वीआईपी मूवमेंट ऐसा होता है, स्पेशली प्रेसिडेंट का, तो बड़ी सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो की जाती हैं। उसमें जो वन ऑफ द प्रोटोकॉल वाइल फ्लाइंग जो मैं आपको बताना चाहूँ वो है, जब तीनों हेलीकॉप्टर जाते हैं वो एक फॉर्मेशन में जाते हैं, वो एक दूसरे का विजुअल कॉन्टैक्ट होता है, जो देखते हुए जाते हैं। और अगर मौसम ख़राब होता है, धुंध आती है या बारिश हो, कुछ ऐसा मौसम जिससे वो एक दूसरे को देख नहीं पाते, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। उस कम्युनिकेशन जो फॉर्मेशन का लीडर होता है वो हर 2 या 3 मिनट में एक कॉल देता है, जिससे और दूसरे दोनों उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ, इसका ये मतलब होता है कि सब पायलट्स ने अपने अपने इंजन पैरामीटर, अपने नेविगेशन सब कुछ चेक कर लिया, सब ठीक ठाक है। तो ये एक अश्योरेंस कॉल होती है आपस में, जिससे पता लगता है कोई क्रैश नहीं हुआ। लेकिन यदि थोड़े समय में अगर वो कॉल का जवाब ना आए तो लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी समय वहाँ पर ऑर्बिट शुरू करते हैं, जब तक ये सर्टिफाई नहीं होता कि बाकी दूसरा प्रॉपर से ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन ठीक हो गई है, यहाँ क्रैश तो नहीं हुआ, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। इस केस में अगर मान लीजिए क्रैश के 2 सेकंड पहले भी कॉल हुई हो, तो कम से कम अगले 2-3 मिनट में ये पता लग जाना चाहिए था कि जो प्रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, वो क्रैश हो गया है, कम्युनिकेशन से बाहर हो गया। बाकी पायलट्स को आगे जाना ही नहीं चाहिए था, उनको असर्टन करना चाहिए था। ये क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा और आगे लैंड करके। इसी के लिए अब जांच भी आगे बढ़ेगी। लेकिन वीके दत्ता सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, ये जो सब कुछ हुआ है वो गले उतरता है क्या कि 3 हेलीकॉप्टर्स एक साथ और उसमें राष्ट्रपति और विदेश मंत्री जिसमें मौजूद है वो क्रैश हो जाता है? इसीलिए बार बार इसमें साजिश के एंगल को तलाशने की कोशिश भी की जा रही। दत्ता सर, हाँ, देखिए ऐसा है कि जो अभी आपको बताया गया जानकारी, वीआईपी मूवमेंट में अमूमन विजुअल कंटैक्ट और कम्युनिकेशन रहता है। और इस हालत में सिर्फ ये देखने को आया कि
जो पायलट था हो सकता है कि वो अपना पीटीटी दबाने का समय नहीं मिला उसको। प्रेस टू ट्रांसमिट होता है जब मेरे को एक से दूसरे को कम्युनिकेट करना है। इसका मतलब ये है कि कोई एक सडन एक्टिविटी हुई, कोई सडन ब्लास्ट हुआ या सडन मिसाइल स्ट्राइक हुआ या कोई ड्रोन स्ट्राइक हुआ कि इस पायलट को इतना समय नहीं मिला कि वो दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए। और दूसरे जो पायलट थे, दूसरे जो चॉपर थे, उनको ये भी नहीं पता चला कि वीआईपी का चॉपर कहाँ चला गया। अभी ये कैसे हुआ, किसने किया, ये तो जांच का विषय है। अभी ऑफ एंड आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, अमेरिका इन्वॉल्व है कि इजराइल इन्वॉल्व है कि इनके अपने रिबेल। जी, यानी जो खराब मौसम वाली बात की जा रही है उस एंगल को आप नहीं सामने रखना चाह रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि तीनों हेलीकॉप्टर्स के जो पायलट थे वो आपस में बात कर सकते हैं? कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही सडन कहा जा सकता है, अचानक ऐसा कुछ हुआ कि आपस में पायलट कम्युनिकेट भी नहीं कर पाए और एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। तीन में से 2 पायलट तो लैंड हो गए, चॉपर लैंड हो गए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी है, जिसके लिए तो दूसरे 2 चॉपर थे, उनको पता नहीं चला वो वीआईपी चॉपर कहाँ चला है। ठीक है, तो ये मानने की मतलब बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है, यही जांच का सबसे बड़ा विषय मुझे लगता है आने वाले वक्त में होने वाला है। और इस बीच देखिए, हेलीकॉप्टर क्रैश साइट का एक नया वीडियो सामने आ गया है। क्रैश साइट से शवों को निकाला जा रहा है। बहुत हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई हैं। शवों को निकालती दिखी ईरानी सेना की टीम और ज्यादातर शव जो है वो क्षत विक्षत हो गए हैं और ऐसे में उन तमाम शवों को इकट्ठा करके अब निकाला जा रहा है। और क्रैश साइट से ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने। इब्राहिम रईसी रविवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियोव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। उद्घाटन के बाद वो ईरान के तबरेज शहर की तरफ लौट रहे थे। लौटने के दौरान अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेकान शहर के पास हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान, तबरीज मस्जिद के इमाम अयतुल्लाह अल हशेमी, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती, सरदार सईद मेहंदी मुसाबी समेत कुल 9 लोग सवार थे। हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई। जिस जगह पर रईसी का हेलीकॉप्टर गिरा वो इलाका ईरान के तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जेकान के पास है। जिस इलाके से रईसी का हेलीकॉप्टर गुजर रहा था वहां काफी कोहरा था। पहाड़ी और घना जंगल होने की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम थी। बचाव और राहत के लिए विशेषज्ञों की टीम लगाई गई। 19 घंटे चले ऑपरेशन के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी जीवित नहीं था। रईसी समेत सभी लोगों की मौत हो गई। और इस बीच आपको बता दें, 7 दिन में एटमी पावर बनने वाला था ईरान। आईएईए के डायरेक्टर का सबसे बड़ा दावा, रईसी के नेतृत्व में ही ईरान परमाणु पावर बनता, लेकिन उससे पहले ये बड़ा हादसा हो गया। और क्या हेलीकॉप्टर क्रैश का परमाणु बम कनेक्शन है? आइए इस पर और डिटेल में आपको बताते हैं कि क्या कुछ सामने आ रहा है। क्या हेलीकॉप्टर क्रैश का परमाणु बम कनेक्शन है? आईएईए के डायरेक्टर राफाल ग्रोसी का बड़ा दावा सामने आया है। सिर्फ 7 दिन में एटमी शक्ति बनने वाला था ईरान। जी हाँ, और इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी है आईएईए, इसकी तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ईरान के पास बेहतर क्वालिटी का यूरेनियम का भंडार है और तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहा था। 18 गुना ज्यादा बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार ईरान के पास है। ये जानकारी 90% क्वालिटी वाले यूरेनियम का भी भंडार ईरान के पास ही है। आईएईए की तरफ से कहा जा रहा है एटम बम के लिए 90% क्वालिटी वाला यूरेनियम ही जरूरी होता है, जो ईरान के पास था और इसीलिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था। आईएईए को एटमी प्रोग्राम पर नजर रखने से रोक चुका है। इसके अलावा ये जो टकराव है वो ईरान और आईएईए के बीच में है। ईरान ने पहले ही यूएन के निगरानी उपकरणों को हटाया है। पुष्पेश पंत सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बात की आशंका कितनी ज़्यादा है कि क्योंकि आईएईए के साथ एक ईरान का टकराव रहा कि यूरेनियम संवर्धन ज़्यादा था, इसीलिए उसे रोकने की कोशिश भी थी, तो क्या इसीलिए ईरान को रोकने के लिए क्या ये बड़ा हादसा के रूप में अंजाम हुआ या इस तरह की घटना के रूप में अंजाम हुआ? देखिए, मेरा मानना है कि टकराव सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में है। इसमें बीच में आईएईए को लाना बेकार है।
मुद्दे से हमको भटकाना है। दूसरी बात, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि 7 दिन बाद ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने वाला था। यदि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश है तो वो बन चुका है, उसकी घोषणा 7 दिन बाद होने वाली थी। मेरे ख्याल में जितने अमेरिकी और इजरायली प्रयत्न हुए हैं ईरानी कार्यक्रम को पटरी से उतारने के, उनके बावजूद ईरान ने 90% कुछ यूरेनियम संशोधित कर लिया है, बड़ा भंडार उसके पास है। और ये कहना कि उसने निगरानी बंद कर दी है, क्योंकि जो समझौता था ओबामा के काल में जो हुआ था ईरान के साथ कि सैंक्शंस वापस ली जाएंगी, उसकी कमर आर्थिक रूप से नहीं तोड़ी जाएगी, वो सब अमेरिका ने नहीं किया। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर आज ये कहना, और दुनिया के जितने देश हैं जिन्होंने बिना घोषणा के परमाणु अस्त्र हासिल किए हैं, कोरिया हो या पाकिस्तान हो, स्वयं उसमें इसराइल को आप शामिल कर सकते हैं, तो अमेरिका ने किस पर प्रतिबंध लगाया है। और ईरान के साथ इस तरह के दोहरे मानदंडों के बाद ये कहना कि रईसी 7 दिन बाद घोषणा करते तो क्या वो अपनी खुदकुशी को बुलावा दे रहे थे कि मैं 7 दिन बाद परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करूंगा, परीक्षण करूंगा और उसके बाद अमेरिका जो चाहे कुछ नहीं कर पाएगा। आज भी ईरान की स्थिति है कि अमेरिका उसका बाल बाका परमाणु शक्ति संपन्न वो हो या ना हो नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान की अपनी एक हस्ती है, उसकी भू राजनीतिक स्थिति है, जियो पॉलिटिकल स्थिति है, वो बड़े मात्रा पे तेल का उत्पादक और निर्यातक है। रूस और चीन के साथ उसके संबंध हैं। मुस्लिम देशों के उसने वादा किया था कि वो परमाणु संयंत्र सऊदी अरब से लेकर खाड़ी देशों तक को दे सकता है। तो ये कुल मिलाकर कहना कि एक परमाणु बम बन रहा था, 7 दिन बाद वो तैयार हो जाने वाला था, कुछ समय के लिए आप उसे मातम के माहौल में स्थगित कर सकते हैं। हाँ। तो कोई खास फर्क इससे पड़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेश जी, आपने सही कहा, लेकिन जब बात साजिशों के एंगल की हो रही हो तो देखना यह पड़ता है कि ईरान की इन दिनों अदावत सबसे ज्यादा किसकी थी, और ऐसे में इजराइल और अमेरिका, इन 2 देशों का नाम जहन में आता है। और ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर अमेरिका लगातार ईरान पर हमलावर था, इससे भी कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्रैश की वजह क्या रही, अभी ये सामने आना बाकी है। जांच शुरू हो चुकी है। प्रतिमा, बिल्कुल। देखिए, रईसी की मौत के बाद ईरान में शोक की लहर है। रईसी की मौत हादसा है या साजिश, इसको लेकर भी अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पूरी तरह से जल गया। इस दौरान कई शव भी जलकर खाक हो गए, जिनकी वजह से उनकी पहचान मुश्किल है। रईसी की मौत को कुछ लोग हादसा बता रहे हैं तो कुछ लोग साजिश कह रहे हैं। हादसा या साजिश, 5 थ्योरी में खुलासा। पहली थ्योरी यह कह रही है कि रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दूसरी थ्योरी यह कह रही है किसी हमले की वजह से रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तीसरी थ्योरी यह है कि इजरायल या गाजा से हेलीकॉप्टर पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें रईसी समेत सभी लोगों की मौत हो गई। चौथी थ्योरी कहती है कि हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। कुछ लोग हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ बता रहे हैं। इन सब के बीच इजरायल ने किसी भी साजिश से इंकार किया है। वहीं हादसे के बाद अमेरिका में भी हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को रईसी की मौत से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गईं। बाइडेन ने अमेरिकी अफसरों को निर्देश दिया है कि वो अपनी तरफ से कोई सूचना साझा न करें। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रईसी ने सीक्रेट परमाणु प्लान बनाया था। 2 मुस्लिम देश परमाणु शक्ति बनने वाले थे। रईसी ने एटमी विस्तार का प्लान भी बनाया था। तो लगातार इब्राहिम रईसी के एटमी प्लान के बारे में बात हो रही है, और ये सीक्रेट तौर पर किया जा रहा था। 2 मुस्लिम देश परमाणु शक्ति बनने वाले थे और रईसी ने एटमी विस्तार का, एटमी एक्सपेंशन का प्लान बनाया था, जो कि खबर निकल कर आ रही है। बहुत सनसनीखेज बात है, और उससे पहले ही रईसी की मौत हो जाती है। तो सवाल यह है कि क्या रईसी के प्लान से अमेरिका नाराज था, इसको लेकर कई तरह के इंटेल सब सामने आने लगे हैं। कुछ जरूरी जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। दरअसल ईरान का एटमी विस्तार 2 और मुस्लिम देश तक होने वाला था, इसको लेकर डिटेल्स अब सामने आ रही है। इब्राहिम रईसी 2 मुस्लिम देशों को परमाणु बम देने वाले थे, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के 2 और मुस्लिम देश परमाणु संपन्न होने वाले थे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो इब्राहिम रईसी ने ही बनाया था ईरान के एटमी विस्तार का प्लान। ऐसे में इब्राहिम रईसी के प्लान पर आगे बढ़ रही थी ईरानी एजेंसीज, जिसको लेकर कई सारे देशों में खतरा लगातार बना हुआ था। आशंकाएं बढ़ रही थी कि क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। दोनों मुस्लिम देश को सभी परमाणु तकनीक देने वाला था ईरान। ऐसे में जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या अरब में एटमी विस्तार इजराइल यूएस के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। सवाल यह है कि क्या पश्चिमी देश और अमेरिकी एजेंसी रईसी के प्लान से घबरा गए थे। समीर, बिल्कुल, ये तमाम वो अहम सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में हैं। बड़ा सवाल यह भी कि आखिर ईरान के जिस न्यूक्लियर ठिकाने का जिक्र बार बार हो रहा है वो आखिर है कहां। ये देखिए,
वो अहम जानकारियां इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अराक हैवी वाटर रिएक्टर है, यहां पर बुशर एटमी पावर प्लांट है, इस्फहान जो लगातार निशाने पर भी रहा है, यहां पर भी एटमी पावर प्लांट है, बोनाब परमाणु रिसर्च लैब है, फोर्दो एटमी पावर प्लांट है, नतांज प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट यहीं पर मौजूद है। ये तमाम वो न्यूक्लियर ठिकाने हैं, वो परमाणु ठिकाने हैं जो अमेरिका और इजराइल के निशाने पर हालिया दिनों में रहे हैं। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय समीकरण हैं उनके साथ अगर इस खबर को मिलाकर देखा जाए तो क्या वाकई जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की नजरों में नश्तर की तरह चुभ रहा था? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आप इजराइल के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उससे अमेरिका और काफ़ी कुछ मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ थे वो भी इससे आशंकित थे, भयभीत थे, और निश्चित रूप से इसीलिए वो एक दूसरे कंट्रीज़ पे या सुपर पावर पे अपनी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट थे। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, देखिए इसमें जो आपने जिक्र किया कि अगला राष्ट्रपति अहमदीनेजाद हो सकता है जो 2005 से 2012 तक राष्ट्रपति रहा, वो भी हार्डलाइनर था पहली बात, और उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत आगे बढ़ाया, आगे लेके गए। लेकिन बीच में रूहानी के आने से न्यूक्लियर प्रोग्राम में इतनी प्रगति नहीं हुई। रूहानी ने अमेरिका के साथ और या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ न्यूक्लियर डील किया, और एक उस न्यूक्लियर समझौते से वो बहुत हद तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं ले जा पाए। लेकिन रईसी ने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा एक्सपेंड करने का प्रयास किया, और इसमें निश्चित रूप से चीन के साथ भी उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के साझेदारी की, उनके साथ कोऑपरेशन किया। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि चीन जो है, चीन इस्लामिक वर्ल्ड में एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहता था, एक अल्टरनेटिव लीडरशिप क्रिएट करना चाहता था, उसमें रईसी ने प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो ये बात मान के चलिए कि रईसी का एक बड़ा लीडर के रूप में अमेरिकन और इजराइल के हितों को मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा खतरा था, और मुझे लगता है ये एक एंगल है। निश्चित रूप से दूसरा जो पहलू है, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं, जिस तरीके से प्रोग्रेसिव और मतलब ये कुल मिलाकर हादसा है या साजिश, ये तो जांच में क्लियर हो जाएगा सिंह सर। लेकिन मिडिल ईस्ट की तस्वीर किस तरीके से आने वाले दिनों में बदल सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं मौजूदा घटनाक्रम में। सिंह सर एब्सोल्युटली, देखिए जो अभी एक्सपर्ट्स ने बताया है, मिडिल ईस्ट में क्या इस समय बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल है। जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है वो सबसे बड़ा टारगेट है। आप देखिए इजराइल ने भी पहले ये बात बोल चुका है बहुत बारी, और ईरान को ये मालूम था कि इजराइल के पास कैपेबिलिटी है उसको एयर स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय करने की। अमेरिका जो है, अमेरिका इजराइल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनको अलग मनमानी है, दोनों का सेम थॉट प्रोसेस है। तो ये जो शक्तियाँ हैं, इसके बाद जो ईरान में अब लीडरशिप की जो शॉर्टेज है, जो आपने अभी कवर किया कि डिफरेंट लेवल के लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो सिविल लीडरशिप हो। इसके बाद एक बड़ा वैक्यूम आ जाएगा, उस वैक्यूम को कौन आके भरेगा, और उसके बाद क्या होगा, हार्डलाइनर्स उसको टेक ओवर करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होंगी। अगर कोई सॉफ्ट लाइनर आता है देन इसमें स्टेबिलिटी के चांसेस हैं, नहीं तो हार्ड लाइनर के ज़्यादा चांसेस आने के, और ये इशू जो है बहुत ज़्यादा इसमें फैलेगा, और ख़तरा बहुत है इस समय इंटरनेशनल लेवल पे। सिंह सर, बड़ी बात यह है कि अब सवाल ये भी है कि क्या जो ईरान में अंतर्विरोध था, क्या उसी की वजह से, या ये एक वजह हो सकती है रईसी की मौत के पीछे? ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत हेलीकॉप्टर हादसे में हुई है या उनकी हत्या की गई है, ये साजिश है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया, ये तफ्तीश का विषय है। अगर रईसी की मौत के पीछे किसी साजिश की बात सामने आती है तो दुनिया में बड़ी तबाही तय है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ईरानी राष्ट्रपति की मौत हो गई। क्या ये एक सामान्य हादसा था या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश रची गई, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन साजिश की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के बेटे हादी नसरुल्लाह ने तो इजराइल को धमकी तक दे डाली है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। ऐसे में अगर किसी साजिश की बात सामने आती है तो क्या होगा? इसकी पहली आशंका है मिडिल ईस्ट में युद्ध और भड़केगा। दूसरी आशंका ईरान के निशाने पर इजराइल होगा। तीसरी आशंका ईरान इजराइल में सीधा युद्ध होगा। चौथी आशंका जंग में ईरान भी शामिल होगा। पांचवी आशंका दुनिया दो गुटों में बटेगी, विश्व युद्ध का खतरा। दरअसल ईरान की कई देशों से दुश्मनी थी और रईसी निशाने पर थे। इसमें पहला नाम अमेरिका का है। न्यूक्लियर पावर राष्ट्र बनने की कोशिश में जुटे ईरान से अमेरिका काफी नाराज है। उसने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर इस समय इजराइल का नाम आता है।
मेजर जनरल वी के दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता सर, आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या आशंका है? क्या वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ हो सकता है ईरान का? क्योंकि 4 साल में 4 टॉप लीडरशिप का काम तमाम हुआ और अब फिर ये घटना होती है, क्या लगता है? या फिर किसी और मुल्क का हाथ या अंदरूनी पॉलिटिक्स? देखिए, जैसा आपने पहले इसके ऊपर चर्चा करी कि ये 4 साल के अंदर जो 4 बड़े लीडर इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया, तो इसके अंदर किसका हाथ हो सकता है? तो ये तो अमेरिका ने तो पहले जो सुलेमानी को मारा वो बिल्कुल ड्रोन मारा और उसमें कंफर्म किया हमने मारा। उसके अलावा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया वो कह रहे थे मोसाद ने मारा, यहाँ किसने मारा? तो ये इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको टारगेट करते चले आए हैं। और क्योंकि ईरान का ये डिक्लेयर्ड वो था कि हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से हटा देंगे, तो इजराइल को मालूम है कि अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन उसका है तो ईरान है। और अभी जो 7 अक्टूबर का हमला हुआ वो भी ईरान के प्रॉक्सीज के द्वारा हुआ। हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, उसके बाद हुती ने रेड सी के अंदर जो कार्रवाई करी। तो ये पूरे रीजन के अंदर जो मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया के अंदर ईरान ही एक ऐसा मुल्क था जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पूरे एरिया को डिस्टेबलाइज करता चला जा रहा था जी। और अगर अभी वो न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो फिर तो और बड़ा खतरा इन लोगों को हो जाता है कि ये कभी भी कोई भी एक्शन ले सकता है जो अनकैलकुलेटेड हो सकता है, और उसका कैसे आप तोड़ निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। यानी ईरान का जो मौजूदा रुख था, ईरान कहीं ना कहीं एक ऐसा मुल्क जो मिडिल ईस्ट में एक लौता मुल्क माना जा सकता है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जिक्र हुआ तो पश्चिमी देशों के लिए आंखों की किरकिरी बना हुआ था। रईसी की मौत पर लंदन में जश्न मनाया जा रहा है। जी हां, ये तस्वीरें अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर जश्न मनाया गया है। इब्राहिम रईसी की मौत का जश्न मनाते नजर आए। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि रईसी की मौत पर जश्न आखिरकार क्यों? रईसी ईरान में उदारवादी विचारधारा के खिलाफ थे, इसको एक वजह माना जा रहा है। हिजाब समेत महिलाओं के लिए सख्त नियमों की वकालत वो करते आए। 1988 में मार्क्सवादियों और वामपंथियों को सामूहिक फांसी दी गई थी। साथ ही जानकारी ये भी कि रईसी तेहरान में रेवोल्यूशनरी कोर्ट के उप अभियोजक थे। इसके अलावा मनमाने ढंग से हजारों कैदियों को मौत की सजा उनके कार्यकाल में दी गई। मौत की सजा दिलाने में रईसी का प्रमुख रोल भी रहा। 1988 की सामूहिक फांसी के बाद ही रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा गया। 2022 में हिजाब के खिलाफ ईरान में बड़ा आंदोलन हुआ। रईसी ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के आदेश दिए। साथ ही सैकड़ों लोग मारे गए और सरकार ने आंदोलन को कुचल दिया। कहीं ना कहीं ये भी पुष्पेश सर एक बड़ी वजह है कि इस तरीके के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं रईसी की मौत के बाद। पुष्पेश सर, ये देखिए, मुझे लगता है पहले तो जो जश्न का चित्र दिखाए जा रहे हैं बेहद अश्लील हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी विदेश में जहां शरणार्थी के रूप में वही शायद ईरानी अप्रवासी बसे हुए हैं जिनके साथ सहानुभूति आपकी हो सकती है, जिनका उत्पीड़न शोषण किया गया हो रईसी के कार्यकाल में, मगर उसको पर्दे पर दिखाकर प्रभावित करना अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, मुझे लगता है एक तरह से फिरका परस्ती भी है, नस्लवाद भी है। और मुझे लगता है ये अगर आप देखें तो कनाडा में इसी तरह के जो भारत विरोधी प्रदर्शन होते हैं वो दिखाए जाते हैं, लंदन में होते हैं वो दिखाए जाते हैं। मगर जब आप देखें तो क्या इससे उकसाने भड़काने वाली हरकत नहीं कहेंगे? ये 50 दिन में चुनाव होने वाले हैं और जब जब चुनाव होता है असंतुष्टों को सामने खड़ा किया जाता है जो एक वहाँ जनतंत्र लाना चाहते हैं, और वो जनतंत्र अमेरिका के नमूने का होता है। तो मुझे लगता है कि यदि भीतरी असंतुष्ट तत्वों का भी इसमें हाथ हो तो उनके पीछे भी साजिश अमेरिका और इजराइल की हो सकती है। बिल्कुल, अमेरिका और इजराइल की ये साजिश हो सकती है। और अमेरिका और इजराइल वो दो मुल्क जिसका संजय भारद्वाज साहब लगातार जिक्र हो रहा है। क्या इतना बड़ा झटका देकर ईरान को एक के बाद एक 4 बड़े जख्म देकर टॉप लीडरशिप को खत्म कर, वो जो हम चौकड़ी का जिक्र करते हैं ना कभी कभी, रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया, उस चौकड़ी को भी तोड़ने की ये कोशिश हो सकती है क्या? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। ये बात तो मान के चली कि जो लीडरशिप है उसमें जो ईरान की जिस तरीके से सीनियर लीडरशिप को झटका मिला है जी, तो जो उनके 3 या 4 जो प्रोग्राम्स है, पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम है, दूसरा जो हार्डलाइनर और इस्लामिक मोरालिटी की बात करते हैं वो, और तीसरा एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात है, उसको एक बड़ा झटका है।
ईरान के रईसी के जाने के बाद में। दूसरी बात कि जिस तरीके से एक अमेरिका और खासकर एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड तैयार हो रहा था, जिसमें रोग स्टेट्स तैयार हो रहे थे, जिसमें रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, टर्की भी कुछ कुछ हद तक हाथ मिलाते हुए नज़र आ रहा था। तो आप ये बात मान के चलिए कि ये जो इनका मंसूबे हैं, जो एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के, बिल्कुल निश्चित रूप से उसको भी एक झटका लगेगा। बिल्कुल तो, निश्चित तौर पर ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। एक एक करके जो टॉप लीडरशिप खत्म होती जा रही है ईरान के लिए, आने वाले वक्त में ईरान का अगला कदम क्या होगा इस पर भी नजरें होंगी, और रईसी की क्या वाकई हत्या की गई है, इस सवाल का जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे।